पार्ट वेव थ्योरी ऑफ लाइट। बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। लेट्स गेट स्टार्टेड। कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जाना चाहिए था ऐसा लेकिन जाएगा ऐसा बेंड होके। सो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स, बरोबर, एंड दैट बेंडिंग इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सो स्नेल्स लॉ फॉलो करेंगे अगर, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is v1 by v2, lambda 1 by lambda 2, sin i by sin r, एंड इसको उल्टा करेंगे mu2 by mu1। ये बहुत सिंपल है। एक्चुअल 12th का टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी। सो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थियरी में न्यूटन जी ने कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, एंड वो स्मॉल पार्टिकल को नाम दिया कॉर्पसल्स। वो कॉर्पसल्स को बहुत सारी प्रॉपर्टी असाइन की कि बहुत ही टाइनी होते हैं, इलास्टिक होते हैं, और कोलिजन जो होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने असाइन कर दी। लेकिन एक क्वेश्चन उठा कि अगर वो कॉर्पसल्स है और वो कोई सोर्स ऑफ लाइट से मूव हो रहा है तो उसका मास घटना चाहिए वो सोर्स का, लेकिन ऐसा नहीं होता, मास तो कांस्टेंट रहता है। तो फिर डिस्कार्ड हो गई थियरी। देन ह्यूजन केम एंड ही गेव अ ह्यूजन्स वेव थियरी। उसमें कहा कि लाइट ट्रैवल्स इन अ फॉर्म ऑफ वेव। लेकिन न्यूटन जी का जो थियरी था कंप्लीटली ऐसा रॉन्ग था, ऐसा भी नहीं कह सकते, बिकॉज वो एक्सप्लेन करता है कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है। लेकिन पोलराइजेशन और वो सारे जो वेव नेचर है, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये वेव नेचर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी, जो ह्यूजन्स वेव थ्योरी करती है। क्योंकि उन्होंने ही कहा ना कि लाइट ट्रैवल्स इन अ फॉर्म ऑफ वेव, लेकिन एक ब्लेंडर कर दिया उन्होंने कहा कि लाइट ट्रैवल्स इन अ फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। तो फिर भाई क्वेश्चन आया कि अगर लॉन्जिट्यूडनल वेव है तो लॉन्जिट्यूडनल वेव को तो मीडियम चाहिए, बरोबर कि नहीं। तो लाइट अगर ऐसा वैक्यूम में से आ रहा है तो मीडियम तो है नहीं वैक्यूम में, तो भी लाइट आ रहा है, आप कह रहे हैं लॉन्जिट्यूडनल है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो उन्होंने कहा कौन बोलता है मीडियम नहीं है मीडियम, उधर मीडियम है ल्यूमिनिफेरस ईथर, ऐसा उन्होंने नाम दिया ल्यूमिनिफेरस ईथर करके। तो माइकलसन, मॉर्ले और फोकल्ट ऐसे बहुत सारे फिजिसिस्टों ने ट्राई किया, बट दे कुडंट रिकॉग्नाइज कि ऐसा कुछ होता है। तो फिर वो पार्ट जो है कि लॉन्जिट्यूडनल वेव है वो गलत है। एक्चुअली लाइट ट्रेवल्स इन अ फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव, लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट यस पूरा चैप्टर है उसका बेस ही है ह्यूजन्स वेव थियरी। तो ह्यूजन्स वेव थियरी में एक वेव फ्रंट करके कंसेप्ट है। इफ दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट देन स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, 1 2 3, तो हर जगह पे लाइट जाएगी, हर जगह पे लाइट जाएगी। तो ये पॉइंट जो है P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 और P8, आठों के आठों पॉइंट पे साथ में लाइट पहुंचेगी। तो फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स 0, क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है। एंड ऑल दिस पार्टिकल्स ऑन अ वेव फ्रंट विल वर्क एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, जो लाइट को आगे के डायरेक्शन में सेंड करेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट टू मूव backward is 0 and tangent drawn to all the secondary wave front will give us a new wave front। ऐसे 3 अलग लॉस दिए हैं कि उन्होंने कहा कि all the points on a wave front act as a secondary wave front, वो हमेशा आगे के डायरेक्शन में भेजेंगे और उनको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो नया वेव फ्रंट मिलेगा। अभी अलग अलग टाइप है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो उसमें कंडीशन है कि सोर्स कैसा होना चाहिए, पॉइंट सोर्स है और अगर फाइनाइट डिस्टेंस है तो स्फेरिकल, लेकिन पॉइंट सोर्स है और इनफाइनाइट डिस्टेंस है, जैसे सन से यहाँ पर आते आते, तो वो हो जाता है प्लेन वेव फ्रंट। और अगर स्लिट है या तो सिलेंड्रिकल सोर्स है और फाइनाइट डिस्टेंस है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। देन पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन के लाइट जो है वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट थे वो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसे किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में असाइन कराना, उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में असाइन कराना, किसको बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में असाइन कराना, उसे कहते हैं पोलराइजेशन। मतलब जो यूपीएल है अनपोलराइज्ड लाइट, उसको पीपीएल बनाना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो व्हेन लाइट ट्रैवल्स थ्रू द पोलराइजर वो यूपीएल से पीपीएल हो जाता है, मतलब अनपोलराइज्ड लाइट से प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का होता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव का पोलराइजेशन शक्य नहीं है। cos i by cos r is equals to width of wave front in rarer upon width of wave front in denser। डेंजर में आके width थोड़ी बढ़ जाती है, ये आपने देखा है, हमने डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, बराबर। Then mu g is equals to tan ip and this is Brewster's law। Brewster's law के एक पर्टिकुलर एंगल पे tan ip, मतलब ip is a polarizing angle। पोलराइजिंग एंगल पे जो इंसिडेंट लाइट थी, जो कैसी थी, अनपोलराइज, लेकिन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। कहां पर, आईपी पे।
और रिफ्लेक्टेड रे जो होता है और रिफ्रैक्टेड रे जो होता है उसमें कुछ पोलराइजिंग पार्ट हमें दिखता है, जो अनपोलराइज्ड से रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट हुआ है वो तो पार्शियली पोलराइज्ड एंड प्लेन पोलराइज्ड ऐसा नेचर दिखता है एट अ पोलराइजिंग एंगल आईपी। और कभी कभी क्रिटिकल एंगल के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो दैट इज आई सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। लेकिन अगर कोई रेयर मीडियम हुआ अदर देन एयर, सो विल राइट आई सी इज साइन इनवर्स ऑफ μr/μd रेदर देन 1/μ। दिस इज डेंजर, दिस इज रेयर। एयर हुआ तो 1, लेकिन अगर कोई दूसरा हुआ तो μr/μd। रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट मतलब रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, वेवलेंथ बढ़ेगा मतलब बॉडी दूर जा रहा है। ब्लू का वेवलेंथ कम होता है, वेवलेंथ घटेगा मतलब बॉडी नजदीक आ रहा है। सो कोई भी एक लाइट है, लाइट सोर्स अगर नजदीक आ रहा है बहुत ही स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, तो इट विल अपीयर ब्लू, वो ब्लू शिफ्ट होगा, वो डॉपलर इफेक्ट है लाइट का। और अगर लाइट अगर दूर जा रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, तो अपीयर होगा कि वो रेड है, क्योंकि वो स्टार जो होता है ना, सोर्स ऑफ लाइट, वो बहुत ही गर्म होता है, तो उसमें रेडिएशन भी हो रहा है, हीट रेडिएशन, एमिशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत सारी चीजें। सो डॉपलर इफेक्ट है। रेड शिफ्ट मतलब वेवलेंथ का बढ़ना मतलब दूर जाना, ब्लू शिफ्ट मतलब वेवलेंथ का घटना मतलब नजदीक आना। और बहुत ही कम इसमें फॉर्मूलेज है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, स्टोरी जैसा है। सो वैसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए। आप फिजिक्स पढ़ता रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। फॉर्मूला रिवीजन, दैट्स इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसका प्रैक्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है, बट कल ही आपका एग्जाम है, सो लेट्स डिस्कस ऑन दिस के इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन जो है उसमें पहले तो आप कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन समझ लो। कंस्ट्रक्टिव यानी इवन मल्टीपल और डिस्ट्रक्टिव यानी ऑड मल्टीपल, ये दिमाग में बिठा दो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इवन मल्टीपल, पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ λ/2, फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाथ डिफरेंस मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 और फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 मतलब 2n into λ/2 मतलब n लैम्डा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, λ2, λ3, λ4, λ5, λ एंड सो ऑन। एंड इवन मल्टीपल ऑफ पाई यानी 0, 2π, 4π, देन 6π, 8π, 10π वगैरह वगैरह वगैरह। दिस इज द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन डिस्ट्रक्टिव में ऑड होता है, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस दोनों का मल्टीपल। सो फेज डिफरेंस क्या होगा, पाई, 3π, 5π, 7π, 9π, 11π वगैरह वगैरह। और पाथ डिफरेंस होगा λ/2 3, λ/2 5, λ/2 7, λ/2 9, λ/2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव, इवन मल्टीपल ऑफ पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव, दैट्स इट। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होता है तब हमें ब्राइट बैंड मिलती है जिसकी इंटेंसिटी 4i होती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब हमें डार्क बैंड मिलती है जिसकी इंटेंसिटी 0 होती है। ये एक फॉर्मूला है, I max is proportional to a1 plus a2 the whole square और I min is proportional to a1 minus a2 the whole square, where a1 and a2 are the amplitude of two individual waves which are interfering at a given point. So the central bright band, हमेशा सेंटर पे क्या मिलेगा, CBB, सेंट्रल ब्राइट बैंड, क्योंकि यहाँ पर पाथ डिफरेंस 0 होता है। फिर फर्स्ट डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट और डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ऐसे एक यूनिफॉर्म पैटर्न मिलेगी। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट इज नोन एज बैंडविड्थ और फ्रिंज विड्थ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क इज आल्सो नोन एज बैंडविड्थ और fringe width, whose formula is λd/d, where lambda is the wavelength of individual interfering wave. d होता है distance between the slit and a screen, and small d होता है the distance between two sources, slit width कहते हैं उसे। उसे अगर उसके बीच में अगर कोई भी एक वेव के बीच में अगर यहाँ से दो वेव अगर आ रही है, एक है पॉइंट P1 और एक है पॉइंट P2, सो वो वेव अगर आ रही है और कोई भी एक के पाथ में आपने टी थिकनेस का और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल लगा दिया तो पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा। बैंडविड्थ उतनी की उतनी रहेगी λd/d, लेकिन पूरा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा μ-1 टी फैक्टर से, तो वो जाएगा d/d μ-1 इनटू टी। दिस इज नोन एज फ्रिंज शिफ्ट। देन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो, चाहे वो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट हो कि प्रिज्म को प्रिज्म के ऊपर रख के बाइप्रिज्म बनाते हैं, एंगल बहुत ही छोटा होता है, 1 डिग्री तो बचता है, हाफ डिग्री वो 1 करते हैं तो 178 179 ऐसा बचता है, बहुत ही थिन प्रिज्म होता है। लेकिन दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है, W इज इक्वल्स टू λd/d, वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन एंड स्लिट विड्थ। खाली ध्यान रखना है कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में D इज इक्वल टू √d1 d2 करते हैं। ये जो है हमने कॉन्जुगेट फोकाई मेथड से डिराइव किया हुआ है।
then the resolving power is 1 upon d and d is the limit of resolution. So let's अंडरस्टैंड व्हाट इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन. 2 पॉइंट है अगर तो वो 2 पॉइंट का सेपरेशन कुछ तो होना चाहिए. तो अगर लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से ज्यादा सेपरेशन है वेल रिजोल्व. लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन पे है जस्ट रिजोल्व, लेकिन वो सेपरेशन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन से कम हुआ तो अनरिजोल्व. मतलब ये 2 पॉइंट को और नजदीक लाऊं तो उसको मैं 2 अलग अलग पॉइंट से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए वो हो जाएगा अनरिजोल्व. ठीक है, उतना हुआ कि मिनिमम है, उससे कम तो नहीं दिखेगा, ज्यादा तो दिखेगा. तो उतना मिनिमम मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, और उससे ज्यादा तो वेल रिजोल्व. तो वेल रिजोल्व, जस्ट रिजोल्व, नॉट रिजोल्व. सो उसके अलग अलग फॉर्मूला है. लैम्बडा अपॉन 2 साइन अल्फा, लैम्बडा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा, 1.22 लैम्बडा अपॉन साइन अल्फा. सो 1.22 मल्टीप्लाई कब करने का, जब सेल्फ ल्यूमिनस हो, स्वयं प्रकाशित, फॉर एग्जांपल सन वगैरह वगैरह. लेकिन लैम्बडा अपॉन 2 साइन अल्फा कब करने का, जब नॉन सेल्फ ल्यूमिनस हो, मून है, अर्थ है वगैरह वगैरह. Then a sin theta is equals to n lambda and a sin theta is equals to 2n plus 1 by 2 lambda. एक है मिनिमा और एक है मैक्सिमा. सो कंडीशन ऑफ मिनिमा एंड कंडीशन ऑफ मैक्सिमा. डायफ्रैक्शन के लिए डायफ्रैक्शन जाना चाहिए था सीधा, लेकिन बहुत ही नैरो स्लिट होगा तो लाइट बेंड्स एंड एंटर्स इन अ रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो. दिस फिनोमिनन इज नोन एज डायफ्रैक्शन. दरवाजे को हल्का सा पतला सा खोलेंगे तो भी वो डायफ्रैक्शन दिखता है. तो ये सारे फॉर्मूलाज है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. इसमें ये इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन लेंथी चैप्टर है. डेरिवेशन सिंपल है, फॉर्मूला थोड़े है ज्यादा, लेकिन न्यूमेरिकल भी सिंपल है. ठीक है, तो ऐसे ही मजा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए. आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, नमस्कार.